नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का INTV करंट अफेयर्स में। आज के प्रमुख अ, खबर जो हैं पिछले 24 घंटे के और उससे बनने वाले जो आगामी परीक्षाओं में सवाल संभावित हो सकते हैं, उसके साथ मैं एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। ठीक है, हम लोग एक एक करके पहले खबर देख लेते हैं कि कौन कौन सी खबर है आज। राजस्थान में यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए समिति गठित की गई। भारत निजी कंपनियों को PSLV तकनीक हस्तांतरित करेगा। फाइव आइज गठबंधन ने AI साइबर सुरक्षा जोखिमों पर चेतावनी जारी की। नया आधार ऐप 3.1 करोड़ डाउनलोड के पार हुआ। केंद्र सरकार ने FCRA नियमों में संशोधन किया। CU राज्य ने पानी में लेड पहचानने वाला सेंसर विकसित किया और भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ स्वदेशी होवरक्राफ्ट। ये कुछ खबरें हैं हमारे पास, जिसको हम लोग डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे और इससे जो प्रश्न बन सकते हैं आगामी परीक्षाओं में, उसको हम लोग डील करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। पहली खबर जो है वो क्या है। राजस्थान में पहली खबर कौन सी है? पहली खबर जो है हमारी वो है राजस्थान में UCC का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए समिति गठित की गई है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है। राजस्थान सरकार ने द राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड 2026 का मसौदा यानी कि ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। ठीक है, यह निर्णय 14 अप्रैल 2026 को हुई कैबिनेट की बैठक के बाद लिया गया था और उसी संदर्भ में 22 जून 2026 को समिति के गठन की घोषणा की गई है। ठीक है, अब देखिए समिति में कौन कौन है। समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? समिति की अध्यक्षता जो है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश देसाई करेंगी। इसमें इस कमेटी में और कौन कौन लोग हैं? इस कमेटी में एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी शत्रुघ्न सिंह हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के अतिरिक्त महाअधिवक्ता बसंत सिंह छाबड़ा हैं। ठीक है, पूर्व प्राचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय श्री गंगानगर के पूर्व प्राचार्य जो हैं वो भी हैं इसमें, रामस्वरूप अग्रवाल जी। और एक अतिरिक्त मुख्य सचिव जो गृह विभाग की हैं राजस्थान सरकार में, डॉक्टर सुचि चौहान, ये इनको भी उस कमेटी में इनको सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो परीक्षा में आने वाले क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं इस खबर के से, देखिए सबसे पहली चीज है इसमें ये आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 क्या है? अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता यानी कि UCC का उल्लेख करता है, संविधान का अनुच्छेद 44। ये ध्यान रखना है, पहला प्रश्न ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। दूसरा, संविधान का कौन सा भाग में ही इस बात की चर्चा की गई है? तो राज्य के नैतिक निर्देशक निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसीज, ये जो हैं इसको इसके तहत ये UCC की चर्चा होती है। अभी जो समिति बनाई गई राजस्थान में, उस समिति के अध्यक्ष कौन है? उस समिति के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, जो कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश हैं। प्रमुख प्रावधान इसमें क्या क्या रहेंगे? विवाह एवं तलाक का कंपलसरी पंजीकरण जरूरी रहेगा। बहुविवाह पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा और लिव इन को भी जो है उसको पंजीकृत करना आवश्यक होगा। समान अधिकार की बात की गई है इसमें, यानी कि पुत्र एवं पुत्री को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। ठीक है, हाँ, इसमें एक विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है कि अनुसूचित जनजातियों के जो नागरिक संहिता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि संविधान के 5वीं और 6ठी अनुसूची के हिसाब से के आलोक में ये इनको विशेष संरक्षण प्राप्त है और अनुसूचित जातियों पर ये UCC यानी कि समान नागरिक संहिता लागू नहीं होगा। ये ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले खबर की तरफ। अगला खबर क्या है देखते हैं। अगला खबर है, भारत निजी कंपनियों को PSLV तकनीक हस्तांतरित करेगा। अब देखिए इसमें समझने वाली बात क्या क्या है।
भारत क्या करेगा, भारत निजी कंपनियों को पीएसएलवी तकनीक हस्तांतरित करेगा। पीएसएलवी क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो भारत की एक उपग्रह प्रक्षेपण की एक प्रोग्राम है। ठीक है, भारत सरकार ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पीएसएलवी यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तकनीक निजी कंपनियों को हस्तांतरित करने की योजना बनाई है। ये कौन से किस माध्यम से होगा, आईएन स्पेस ई के माध्यम से संचालित की जाएगी। इसके लिए कुछ पात्रता रखी गई है, कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस रखा गया है, सभी को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। इसके लिए कंडीशंस क्या बनाए गए हैं, कंपनी का स्वामित्व और नियंत्रण भारतीयों के पास होना चाहिए, यानी कि कोई भी विदेशी व्यक्ति के पास इस कंपनी का स्वामित्व और नियंत्रण नहीं होना चाहिए, वैसी कंपनी को ही ट्रांसफर किया जाएगा। कम से कम एक सदस्य के पास अंतरिक्ष या एरोस्पेस क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, और पिछले 5 वर्षों में से किसी 3 वर्ष में 400 करोड़ से अधिक टर्नओवर अथवा 1000 करोड़ से अधिक वैल्यूएशन आवश्यक है। तो ये 3-4 क्राइटेरिया हैं, इन्हीं के बेसिस पे जो भारत की जो स्पेस एजेंसीज हैं वो प्राइवेट प्लेयर्स को भी जो स्वदेश में विकसित की गई अंतरिक्ष की टेक्नोलॉजीज हैं, जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, उसको ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, अब पीएसएलवी क्या है, इससे देखिए, पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। कौन विकसित संस्था, किसने विकास किया है इसका, इसरो ने। और कौन सी नोडल एजेंसी है जिसके माध्यम से ये टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होगा, टीओटी होगा, वो है आईएन स्पेस ई में। ठीक है, वाणिज्यिक इकाई कौन सी है, एनएसआईएल यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। निजी क्षेत्र के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र खुला, कब खुला, ये विचार कब किया गया था, ये शुरुआत हुई है 2019 से। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इस खबर से संबंधित हैं और जो आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। फाइव आइज गठन ने एआई साइबर सुरक्षा जोखिमों की चेतावनी जारी की। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं ये क्या बात हुई है, क्या हुआ है। फाइव आइज, ये ध्यान रखेंगे, फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस है। फाइव आइज जो है वो इंटेलिजेंस अलायंस है 5 देशों का। ठीक है, कौन कौन से, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का। ठीक है, ये एक क्या है, इंटेलिजेंस अलायंस है। इन लोग एक दूसरे से अपनी इंटेलिजेंस को शेयर करते हैं। ने उसने क्या जाहिर किया है, फाइव आइज ने क्या बताया है, ने उन्नत एआई मॉडल यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडलों से जुड़े साइबर सुरक्षा जोखिमों को लेकर संयुक्त चेतावनी जारी की है। मतलब इन्होंने बताया है कि साइबर सुरक्षा पे बहुत सारे जोखिम हैं और इनसे इनको लेके एक संयुक्त चेतावनी इन्होंने जारी की है। अब फाइव आइज क्या है, फाइव आइज खुफिया साझेदारी समूह है, इनके बीच में अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। अब देखेंगे इससे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं आगामी परीक्षा में। सबसे पहले तो ये जानना है हम लोगों के फाइव आइज के सदस्य कौन कौन से हैं, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। प्रमुख क्षेत्र, किस क्षेत्र में ये काम करती है ये फाइव आइज एजेंसी, इंटेलिजेंस शेयरिंग में और साइबर सिक्योरिटी में। अमेरिका की एजेंसी कौन है, नासा, एनएसए और सीआईएसए। फ्रंटियर एआई और एजेंटिक एआई, ये 2 एआई मॉडल हैं जिनके प्रति इस पे चर्चा हुई है। ये जब साइबर सुरक्षा से संबंधित बातें हो रही थी तो उससे संबंधित 2 एआई मॉडल्स पे चर्चा हुई है। फ्रंटियर एआई यानी कि उन्नत क्षमता वाले एआई मॉडल, और एजेंटिक एआई मतलब सीमित मानवीय हस्तक्षेप से कार्य करने वाले एआई प्रणाली। ये दोनों को ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड आ जाता है। ठीक है, और चेतावनी जारी कब की गई है, 22-23 जून में जो इनकी बैठक हुई थी उसके दौरान। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारे पास, नेक्स्ट न्यूज है कि नया आधार ऐप, पहले एम आधार यूज हुआ करता था, अब नया आधार ऐप जो आया है, वो नया आधार ऐप क्या बता रहा है, वो ऐप 3.1 करोड़ डाउनलोड को पार कर गया, यानी कि काफी फेमस हो चुका है। ठीक है, यूआईडीएआई
द्वारा विकसित नया आधार ऐप लॉन्च के मात्र 5 महीनों के भीतर 3.1 करोड़ यानी कि 31 मिलियन डाउनलोड्स का आंकड़ा पार कर गया है। ये क्या है? आधार इकोसिस्टम पूरा क्या है हमारा? व्हाट इज दिस आधार? आधार क्या है? आधार भारत सरकार द्वारा जारी 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या है। ठीक है, विशिष्ट पहचान संख्या यानी कि यूनिक आइडेंटिटी नंबर है, यूआईडी है। ठीक है, ये क्या है? यूआईडी है। और इसका संचालन कौन करता है? यूआईडीएआई यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, ये क्या है? द्वारा किया जाता है। आधार अधिनियम 2016 में लागू हुआ था। ये यूआईडीएआई अधिनियम कब हुआ था? 2016 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, और ये एक वैधानिक संस्था है, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। इस नए ऐप, जो नया ऐप है आधार का, उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं? पहला, 1 क्लिक बायोमेट्रिक लॉक अनलॉक है, फेस वेरिफिकेशन की सुविधा है, ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री देखने की सुविधा है, क्यूआर आधारित एडिटेबल कॉन्टैक्ट है, और मोबाइल नंबर और पता अपडेट करने की सुविधा है। अब देखते हैं इस खबर से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं आगामी परीक्षाओं में। उसके लिए ध्यान देंगे तो आधार संख्या क्या है? सबसे पहला बात यह है 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है। ठीक है, कौन है नियामक संस्था? यूआईडीएआई। यूआईडीएआई क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आधार अधिनियम कब लागू हुआ था? 2016 में। नए आधार ऐप से कितने डाउनलोड हो चुके हैं? 3.1 करोड़ प्लस। प्रमुख सुविधा क्या है इसमें? जो सुविधा बढ़ी हुई है वो है फेस वेरिफिकेशन की सुविधा, ये आ गया है। पुराना ऐप कौन सा था जिसको इसने नए आधार ऐप ने रिप्लेस किया है? वो है एम आधार। और कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है? एंड्रॉयड और आईओएस, यानी कि ये एंड्रॉयड मोबाइल्स पे भी चलता है और जो हमारे एप्पल के मोबाइल हैं आईओएस सिस्टम पर भी चल सकता है। ठीक है, अगली खबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला खबर क्या है हमारे पास? देखेंगे एक बार। अगली खबर है, केंद्र सरकार ने एफसीआरए नियमों में संशोधन किया। एफसीआरए क्या होता है? एफसीआरए क्या होता है, कौन बताएगा? देखिए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है ये, तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। गृह मंत्रालय ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल्स 2021 में संशोधन कर दिया है। जो एफसीआरए एक्ट था उसमें थोड़ा संशोधन किया गया है। नए नियम एफसीआरए पंजीकरण, नवीनीकरण और विदेशी अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं पर लागू होगा। मतलब ऐसी संस्था जो कि नया पंजीकरण करा रही है या अपने एफिलिएशन को रिन्यू करा रही है या फिर विदेश से कोई अनुदान प्राप्त कर रही है, वैसे संस्थाओं पर ये नया एक्ट लागू होगा। क्या है एफसीआरए? क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 विदेशी स्रोतों से प्राप्त धनराशि के नियमन के लिए बनाया गया कानून है। इसका उद्देश्य क्या है? विदेशी धन के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। नए नियम की प्रमुख बातें क्या है? नया नियम जो इसमें क्या परिवर्तन क्या आया पुराने और आज के में? आवेदन के समय कार्य क्षेत्र उद्देश्य स्पष्ट रूप से बताना होगा। पहली चीज, जब आप रजिस्ट्रेशन कर का एप्लीकेशन दे रहे हैं उस टाइम पे आप अपने डोमेन ऑफ वर्क और अपने एम्बिशन या एम को आप क्लियरली बताएंगे। सोशल मीडिया खातों की जानकारी भी आपको देनी होगी अनिवार्य रूप से। डोनर एडवाइज फंड के मामले में वास्तविक दाता की पहचान बतानी पड़ेगी आपको, कहां से ये फंड आया है, कितना फंड आया है, उसकी पहचान बतानी पड़ेगी। अतिरिक्त राज्य या उद्देश्य जोड़ने पर 300 रुपए का अतिरिक्त शुल्क लगेगा। यानी कि आप अपने कार्य क्षेत्र और उद्देश्य को अगर आप डिफाइन करना, अगर आप एक्सपेंड करना चाहते हैं तो वो सरकार की मर्जी से ही होगा और उसके लिए आपको 300 रुपए का एक शुल्क लगेगा। ठीक है, तो क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं इससे? देखिए, अधिनियम कौन सा है? एफसीआरए 2010 यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। प्रशासक मंत्रालय कौन सा है? ये गृह मंत्रालय इसको कंट्रोल करता है। नियम क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रूल्स 2011। प्रमुख खुलासा क्या है? सोशल मीडिया अकाउंट
विवरण देना जरूरी होगा। अतिरिक्त शुल्क लगेगा, अगर आप अपने अतिरिक्त राज्यों में या उद्देश्यों को बढ़ाते हैं तो 300 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगेगा। और विदेशी अंशदान प्राप्ति के मार्ग के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बाहर से अगर किसी फॉरेन एजेंसी से आपको अगर फंड लेना है तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन और पहले से अनुमति लेनी पड़ेगी, यानी कि प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले खबर की तरफ। इस खबर पे थोड़ा सा नजर डालेंगे। सीयू राज यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान ने पानी में लीड पहचानने वाला सेंसर विकसित किया है। क्या किया गया है भाई, राजस्थान के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के शोधकर्ताओं ने पेयजल में शीशा यानी कि लीड की सूक्ष्म मात्रा का पता लगाने वाला नया सेंसर विकसित किया गया है। क्या खासियत है इस सेंसर में, ये देखिए यहाँ पे किसी अतिरिक्त रसायन या अभिकर्मक यानी कि किसी भी एडिशनल केमिकल को ऐड किए बिना हम लोग शीशा का की मात्रा का पता लगा सकते हैं। ये लागत में कम है और आसान है उपयोग करने में। 5 से 45 डिग्री के तापमान तक में सीमा में परीक्षण सफल किया रहा है। मतलब टेम्परेचर रेंज भी काफी है इस सेंसर का, 5 से लेके 45 डिग्री तक। औद्योगिक स्तर पर बड़े पैमाने पे उत्पादन करने योग्य है ये सेंसर। ठीक है, तो इससे जो ये खबर है हमारी, इस खबर से हम लोग क्या क्या प्रश्न बना सकते हैं। कौन सी संस्था में विकसित हुआ है, सीयू राज यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर में। प्रमुख शोधकर्ता का नाम ध्यान रखेंगे हम लोग, कौन है, प्रोफेसर पंकज गुप्ता। बाहरी एक संस्था है जिसके सहयोग से ये किया गया है, कौन है, CANATU। कहाँ का यूनिवर्सिटी है, फिनलैंड का। क्या प्रदूषक इससे पता लग रहा है, शीशा यानी कि लेड का। परीक्षण कहाँ कहाँ किया गया, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल पे किया गया। उपयोग कहाँ पर है इस खोज का, पेयजल गुणवत्ता निगरानी में। और लीड क्या होता है, एक विषैला हैवी मेटल है, एक विषैला हैवी मेटल है। ठीक है, तो ये प्रश्न इस खबर से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ निकल के आते हैं जिसको कि हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए आगामी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, अगले खबर की तरफ हम लोग आते हैं। अगला खबर क्या है हमारा, अगला खबर क्या कह रहा है, अगला खबर कह रहा है कि भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ स्वदेशी होवरक्राफ्ट। एक होवरक्राफ्ट जो है वो कहाँ शामिल हुआ है, भारतीय तटरक्षक यानी कि कोस्ट गार्ड में। तो क्या कहा गया है इसमें, भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड ने आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत पहला पूर्ण स्वदेशी होवरक्राफ्ट H-561 शामिल किया है। ठीक है, होवरक्राफ्ट क्या होता है, व्हाट इज होवरक्राफ्ट। होवरक्राफ्ट एक एयर कुशन व्हीकल यानी कि ACV होता है। यह भूमि, पानी, दलदली क्षेत्रों और तटीय इलाकों में संचालन कर सकता है। यही इसकी खासियत होती है। क्यों किया गया है, इससे ये होवरक्राफ्ट शामिल करने से तटरक्षक बल को क्या फायदा होगा, तटीय निगरानी क्षमता में वृद्धि होगी, खोज और बचाव यानी कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में काम आएगा, और स्वदेशी रक्षा निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। ये कुछ महत्वपूर्ण खबर है जो हमें ध्यान में रखने होंगे। तो ये कौन से संगठन है, ठीक है, तो इससे कौन कौन से प्रश्न हमारे बन सकते हैं। इससे सबसे पहला प्रश्न यह हमारा बन सकता है कि कौन सा ओवरक्राफ्ट शामिल हुआ है, कौन सा ओवरक्राफ्ट शामिल हुआ है, इसका नाम है H-561। ठीक है, और इससे क्या फायदा होगा, इससे ये हमारा जो है मेक इन इंडिया के तहत इसको बनाया गया है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी पिछले 24 घंटे की, जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आज आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आगामी वीडियोस की जानकारी के लिए आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे जो बेल आइकन है दिखाएगा आपको, इस पे
चैनल पे, उसको क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी पहुंच जाए जब भी कोई नई वीडियो इस चैनल पे डाली जाए। मिलते हैं कल फिर हम लोग अपने नए करंट अफेयर्स के साथ, और उससे आने वाले आगामी परीक्षाओं में होने संभावित प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं उन करंट अफेयर्स से, उस पर चर्चा के लिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर से। धन्यवाद।